नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अननोन अकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक, और ये हमारा उसका तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने हिस्ट्री करवाया और दूसरे लेक्चर में केमिस्ट्री करवाया। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट किए थे। हिस्ट्री होगा, फिर भूगोल, फिर नागरिक शास्त्र और फिर अर्थशास्त्र। तो हिस्ट्री हो गया हमारा, तब हमारा बारी है अगला भूगोल का। तो आज का क्लास जो स्टार्ट करेंगे भूगोल का होगा। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको मेन बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है हमारा। नाम है क्या जी? अननोन एकेडमिक्स के नाम से ही है। ठीक है, अननोन एकेडमिक्स के नाम से आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। और इसका जो लिंक है ये तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आपको ये सारा इन सब का क्वेश्चन बैंक और मैथ का भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं भूगोल। भूगोल में जितने भी चैप्टर्स हैं हम कोशिश करें कि इसको 2 लेक्चर में बनाएं, ताकि बड़े वीडियो ना हो। जैसे कि पिछला हिस्ट्री वाला था वो लगभग 45 मिनट से प्लस चला गया है ना, और दूसरे जो केमिस्ट्री बनाए वो भी 40 मिनट प्लस बना। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे लोग देखते नहीं ध्यान से। तो कोशिश करूंगा कि आप क्या करो कि 2 पार्ट्स में लाओ। इसको भी 2 पार्ट्स में लाऊंगा, लगभग 20-22 मिनट का। और अगला वाला होगा 15 से 20 मिनट के बीच का होगा। तो 2 पार्ट में ज्योग्राफी का वीडियो आएगा, तो देखते रहिएगा। और हाँ, देखिए सब्सक्राइब करने के बाद ना आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाओगे नहीं तब तक आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा नहीं। जैसे कि मेरे का दूसरा चैनल है, उस पर मैंने देखा कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, तो फिर मैंने अभी जा करके सही किया उसे। तो आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ है तो देख लीजिएगा। चलिए, तो पहला चैप्टर ये रहा संसाधन और विकास। और इसमें आपको जैसे पता है कि पहले एमसीक्यू आएगा, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद आएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और एमसीक्यू करना आपका काम है। ठीक है, ये आप खुद से करोगे। अति लघुत्तरीय में जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो टिक लगा दूंगा। जैसे कि ये 18 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन होना आवश्यक है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और अति लघुत्तरीय में भी आ सकता है। और यहाँ जो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे भी इंपॉर्टेंट ही है। एक एक बार पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा कोई भी। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लघुत्तरीय प्रश्न में टिक करें तो ये वाला क्वेश्चन कि सतत पौष्टिक विकास से आप क्या समझते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय में क्या अंतर है। जैसे कि यहाँ पे अंतर दिया हुआ है ना, यहाँ पे है नवीकरणीय का और यहाँ पर है अनवीकरणीय संसाधन का, जो कि गलती से यहाँ मिस्टेक से डाल दिया। तो 3 पॉइंट इसके हैं और 3 पॉइंट इसके हैं। अगर दीर्घ उत्तरीय में यही पूछता तो आपका 4 और 5, यानी कि 5 पॉइंट आपको नवीकरणीय में भी लिखने पड़ते हैं और 5 पॉइंट आपको अनवीकरणीय में भी लिखने पड़ते हैं। चलिए आगे और समझाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है पैदल किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग आते हैं और ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 26 नंबर जो प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है। अगर केवल यही पूछता है और लघु उत्तरीय पूछता क्वेश्चन, तो उसमें केवल आपको कितने भागों में बांटते हैं वो नाम लिख देना है। जैसे कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, मतलब ये कौन से सेक्शन में है, दीर्घोत्तरीय में है, यानी कि आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल भी बताना पड़ेगा। जैसे कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, जो व्यक्तिगत या निजी संपत्ति होते हैं, जैसे कि मकान, बाग, कुआं, ये सबको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। फिर उसी के बाद आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। नाम से पता चला सामुदायिक, यानी कि जिसका उपयोग कौन करेगा, समुदाय या फिर वहां पर उपस्थित सभी लोग। जैसे कि शमशान भूमि, तालाब, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। फिर राष्ट्रीय संसाधन, नाम से पता चला राष्ट्रीय यानी देश के अंदर। तो देश की संपत्ति अर्थात सरकार के अंदर जितने भी चीजें, जैसे कि खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीव संसाधन, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे, तो ऐसे संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है। जैसे कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से बाहर जितने भी क्षेत्र हैं उसको बोलते हैं खुले महासागरीय क्षेत्र, और खुले महासागरीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो ये क्या होता है, तट रेखा से 200, तो तट रेखा का मतलब यहाँ पे है इंडिया का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से लेकर के 200 समुद्री मील तक यहाँ पे भारत क्या कर सकता है, अपना समुद्री मील तक यहाँ पे भारत क्या कर सकता है, खुद से खोज कर सकता है। उसमें से जो भी मिलेगा वो भारत का खुद का होगा। लेकिन ये 200 समुद्री मील के बाहर जो भी क्षेत्र आएगा, जो भी चीज होगा, वो किसका होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के अंधाधुंध कटाई या उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है।
नाम से पता चल रहा है कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग उपयोग करने से क्या क्या समस्याएं आएगी, इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या है, जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण क्या हो गया, संसाधनों का दोहन हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा पूरा सभी लोग नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, जो कुछ व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा लालच कर रहे हैं, जिसके कारण संसाधनों का दोहन कंटिन्यूअसली हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि संसाधनों के कुछ संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसके कारण अमीर और गरीब में क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। अमीर अमीर होता गया और गरीब होता जा रहा। तीसरा बोल रहा है कि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से क्या हो रहा है, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय और भूमि निम्नीकरण। भूमंडलीय तापन का ये मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी का एक नियत टेम्परेचर है, ठीक है, उस टेम्परेचर से क्या हो गया, वो कंटिन्यूअसली निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। ओजोन परत अवक्षय का मतलब होता है कि आपको जैसे पता होगा कि समताप मंडल पे क्या होता है कि एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन परत O3। ये क्या करता है कि हमें सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। लेकिन ये क्या हो गया है कि अंधाधुंध शोषण के कारण ये इसमें छेद हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम शिकार हो सकते हैं पराबैंगनी किरणों का। और पराबैंगनी किरणें बहुत खराब होती है, ये क्या करती है, त्वचा का कैंसर कर सकती है। भूमि निम्नीकरण, भूमि का बंजर होना एक तरह से, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि प्रदूषण, प्रदूषण भी क्या हो रहा है इसके कारण लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अत्यधिक लगातार उद्योग बढ़ रहा है, साथ ही साथ वाहनों का प्रयोग बढ़ रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और इसको सोखने के लिए जो हमारे पास संसाधन थे, वो संसाधन क्या हो रहे हैं, दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। तो ये है आपका 27 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है वनोन्मूलन, दूसरा है अति पशुचारण, तीसरा खनन, चौथा अधिक सिंचाई और पांचवा क्या है, औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थों का उद्योगों से जल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि दो चीज समझा देते, एक बता देते आपको, अति पशुचारण। खनन तो आपको पता है, खनन होने से क्या होगा, खराब होगा मिट्टी। जैसे खनन का जो अवशिष्ट है वो बाहर रखोगे तो क्या होगा, मिट्टी खराब होता जाएगा, ठीक है। अधिक सिंचाई भी आपको समझ में आ जाएगा। औद्योगिक जल के बारे में बता देंगे एक। तो दो चीज समझाते हैं, पहले अति पशुचारण। जैसे कि आपको पता है कि जो घास लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से मिट्टी से जुड़े रहते हैं, और उसमें देखोगे कि तो घास में क्या होता है कि जड़ बहुत ज्यादा होते हैं। वो जड़ें इतनी मजबूती से पकड़े रहता है कि अगर कोई पशु वहां पे चल रहा है तो उसको खींचेगा तो जड़ के साथ मिट्टी को भी निकाल देता है। और उसी समय मान लेते हैं कि बारिश हो जाता है, तो वो क्या करता है कि बारिश का पानी उस मिट्टी को लेके तो जाता ही जाता है, उस जगह को गड्ढा कर देता है, ठीक है। उस जगह पे क्या कर देता है, पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण वो गड्ढा होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो गिला दलदल ऐसा रूप में आ जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि बार बार कंटिन्यूअसली इसमें क्या होता है कि पानी आना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जितने भी ऊपर के लेयर है वो क्या कहता है, बहा करके लेके चला जाता है। इससे इसी को ही क्या बोलते हैं, एक प्रकार भूमि निम्नीकरण कहते हैं। फिर औद्योगिक जल। अब औद्योगिक जल जो है वो क्या है, ज्यादातर वो उसमें केमिकल मिले होंगे, है ना, जो कि हमारे लिए खराब होगा, हमारे लिए खराब होगा, साथ ही साथ जो मिट्टी है, सॉइल है, उसके लिए भी क्या होगा, खराब होगा। तो अगर इस तरह से हम कह दे रहे हैं कि औद्योगिक जल को बाहर सीधा बहा दे रहे, तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ का मिट्टी जो है खराब हो जाएगा, और खराब होने के कारण वो क्या हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, भूमि निम्नीकरण यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि उपाय के नाम पे वनोन्मूलन को उल्टा वनोन्मूलन, अति पशुचारण को नियंत्रित करना, खनन को नियंत्रित करना, अधिक सिंचाई की जगह जितना जरूरत है उतना ही करें। औद्योगिक जल को बाहर फेंकने से पहले आप उसको साफ कर लें, जितने भी केमिकल है जो बंजर कर सकते हैं उसको निकाल करके अलग कर लें, और बाकी पानी बहा दें, तब जा करके क्या करोगे, भूमि निम्नीकरण से आप बच सकते हो। तो ये एक तरह से क्या हो गया, दो क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है और उससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि मृदा के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ये सारे पढ़ लोगे तो ऐसे भी काम चल जाएगा, सारा समझ जाएगी। अगला चैप्टर है वन और वन्यजीव संसाधन। आप सोच रहे हो कि इतना स्पीड क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि ये चैप्टर में मतलब इस बुक में टोटल 7 चैप्टर है, जिसमें से मैंने बोला है कि 20 मिनट में करना है, तो 4 चैप्टर जो है ढंग से लूंगा, और जो तीन चैप्टर है ये भी ढंग से ही लूंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ले लूँ, ठीक है। चलिए हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, और भी MCQ कर लीजिएगा, लघु उत्तरीय देख लीजिएगा। लघु उत्तरीय कोई काम का है तो देख लेते हैं, जैसे कि
आरक्षित वन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान क्या है? रक्षित वन क्या है? और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? पौधे और प्राणियों की सुभेद्य जातियां कौन है? पौधे और प्राणियों की दुर्लभ जातियां कौन है? स्थानिक किसे कहते हैं? ये वाला एशियाई सी का प्राकृतिक आवास। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? पारितंत्र की परिभाषा दीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। लघुत्तरीय में बायो रिजर्व, बायो रिजर्व को क्या बोलते हैं हिंदी में? जैवमंडल निश्चय। ठीक है, जैवमंडल निश्चय। उसके दो उदाहरण दीजिए यहाँ पे, केवल बोला क्या है और उदाहरण देना है। ठीक है, जैव विविधता के दो लाभ लिखिए, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी किस प्रकार भूमिका निभाती है? इंपॉर्टेंट है। हिमालयन जैव क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं वो पूछ रहा है, तो ठीक ही है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। वन संरक्षण का उपाय ये भी याद कर लीजिएगा। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर पढ़ लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय में देखिए कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन से कारक है जो जैव विविधता को प्रभावित करते हैं? पहला है जैसे कि लकड़ी, लकड़ी की मांग। देखिए ये सारे है ना जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ फर्नीचर के लिए लकड़ी की बड़ी मांग बढ़ी, जिसके कारण क्या होता है? पेड़ कटने लगते हैं। जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है, वो उसके लिए काटते हैं। कृषि के लिए जंगल साफ कर देते हैं। तो ये सारा चीज़ आपके सामने हो रहा है, तो आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो। ठीक है, अब यहीं पे बोल रहा है कि जैव विविधता कमी लाने वाली गतिविधि जो जितने भी ऊपर में पड़े हैं अभी ये सारे, इन सबको रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? तो ठीक इसका उल्टा कर देना है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन ही जाएगा। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, उल्टा खाली करना है एक में। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा है कि वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं? प्रतिकूल कारक मतलब वो कारक कौन से हैं जिसके कारण क्या हुआ? वनस्पति जात और प्राणी जात का भयानक क्षति हुआ। क्षति हुआ मतलब नुकसान हुआ या खत्म हुआ। तो उसका कारण क्या है? आवास के लिए जमीन मांग रहा है तो आप जंगल काट दे रहे हो, कृषि के लिए जमीन मांग रहा है तो जंगल काट दे रहे हो। यही सब वापस से रिपीट हो रहा है। तो तीन क्वेश्चन जो है लगभग एक जैसा ही है। अब यहाँ पे संरक्षण के लिए रीति रिवाजों पर चर्चा करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ऊपर में पढ़े ना उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना। जैसे कि मानव क्या करे? सदैव से प्रकृति की पूजा करता आ रहा है। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति और कृतियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करना और उनकी रक्षा करना परंपरा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पूर्वज जैसे कि ऋषि मुनि थे, वो सब क्या करते थे? वो सब पेड़ के नीचे पूजा करते थे, है ना? और उसी का एक अंश है कि हम लोग आज भी क्या करते हैं? पेड़ों की पूजा करते हैं। जैसे कि कदम का पेड़, महुआ का पेड़, इन सब का पूजा कौन करता है? मुंडा और संथाल जनजाति के लोग। ठीक है, हमारे यहाँ के लोग क्या चीज़ करते हैं? झारखंड बिहार के लोग ज़्यादातर ये कहते हैं इमली, आम, पीपल, तुलसी, वट वृक्ष, ये सब की पूजा करते हैं, है ना? तो इस तरह से हम लोग बहुत तरह के अलग अलग पेड़ों की पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति में आमतौर पर झरनों और पहाड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर भी उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे मंदिरों में क्या होता है कि बंदर और लंगूर को लोग क्या करते हैं? खिलाते पिलाते रहते हैं। ठीक है, उन्हें भगवान का एक रूप माना जाता है और उन्हें मंदिर के भक्तों में भी गिनते हैं। राजस्थान के बिश्नोई खिजड़ी वृक्ष और काले हिरन की रक्षा करते हैं। उनके गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों का झुंड दिखाई पड़ना आम सी बात है, जो कि वहाँ के समुदाय के अभिन्न अंग है और उन्हें कीड़े कोई और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लोगे, पढ़ के समझ जाओगे और अपने भाषा में लिख सकते हो। आपको ये सब पता ही है कि हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं? बहुत तरह के अलग अलग पेड़ों की पूजा करते हैं और बहुत सारे जानवरों को उनकी भी पूजा करते करते है ना? जैसे कि हाथी को गणेश जी का रूप माना जाता है ना? इस तरह से बहुत सारे जीव जंतुओं को हम लोग क्या करते हैं? बचाते हैं। सांप को भी मारने से रोकते हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। वन जीवों के संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप देख रहे हो कि भारत में प्राकृतिक संपदा और वन प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक दर्शक
भारत आते रहते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत से विदेशी प्राप्ति हो जाती है। बहुत से विदेशी प्राप्ति मतलब विदेशी मुद्रा मिल जाती है। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इतने मधुर ध्वनि निकालते हैं कि बहुत से कवि और चित्रकार मुग्ध होकर क्या कहते हैं, कमाल की रचनाओं का सृजन करते हैं। एक पैसा हो गया, एक आपको एक साहित्य मिल जाता है या चित्रकला मिल जाता है या मनोरंजन का क्षेत्र मिल जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पारिस्थितिक संतुलन रखने में सहायता होती करते हैं। यदि प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जंतुओं के संरक्षण की अवहेलना कर दी गई तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारे पशुओं और पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी और उनको दर्शन नहीं मिल पाएगा। ये भी आपको समझ में आता है। यदि विभिन्न जंतुओं के संरक्षण को ध्यान में रखा ना रखा जाए तो गेंडा, बाघ, कस्तूरी हिरन और सुहान चिड़िया ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जीव जंतु शिकारियों की बंदूक का निशाना बन जाएंगे, है ना। और इनका क्या होगा, व्यापार होगा जो कि सही नहीं है। इसके कारण क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र हमारा खराब हो जाएगा। यहाँ पे है ना पारिस्थितिक संतुलन, ये खराब हो जाए। जब ये खराब हो जाए तो बहुत सारा चीज देखने को मिल सकता है जो कि मनुष्य के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन सबसे ज्यादा टाइट होता है, इसमें आपको मुश्किल से ही कुछ करने के लिए मिलता है। कभी कभी इसमें पशुओं और कृषि के अनुमति मिलती है, लेकिन ये ज्यादातर न के बराबर होता है। ठीक है, इसमें सारे जितने भी वहाँ पे रहने वाले पशु पशु हैं, एक से अधिक, सभी को क्या मिलता है, यहाँ पे संरक्षण मिलता है। और भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, 54.4%। संरक्षित भूमि में किसी विशेष जीव जंतु पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अवर्गीकृत में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं, खाली है पूरा। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, वहां से लकड़ी काट सकते हो वगैरह वगैरह। इसमें क्या है, लकड़ी काटने के लिए आपको अनुमति की जरूरत पड़ेगी, और इसमें क्या है, इसमें लकड़ी आप काट ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो ये वाला क्वेश्चन जो 7वां नंबर है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, इसका विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगला जो चैप्टर है जल संसाधन, वो देखिए। इसमें एमसीक्यू कर लीजिएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। बांस ड्रॉप ड्रिप सिंचाई, ये कर लीजिएगा। टंका क्या है, जल संभर क्या है। ठीक है, और क्या है, महानदी किन 2 राज्यों से होती है, नर्मदा कौन से राज्यों से गुजरती है, ये सारा देख लीजिएगा। छोटा में देखा जाए तो नदी द्रोणी किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सदा नीरा, नाम से पता चल रहा है कि ये सदा नीरा है, यानी कि सालों भर क्या होगा, इसमें पानी बढ़ते रहेगी। मौसमी नदियाँ क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। जल दुर्लभता किसे कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय में देखिए, जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को बताइए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है ना, तो इतना नहीं, आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हो। जैसे कि सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं की जागृति लानी आवश्यकता है। ठीक है, स्नान करते समय बाल्टी में जल लेकर के शिविर या फिर टब में स्नान करने की तुलना में बहुत जल बचाया जा सकता है, शावर या टब में। ठीक है, पुरुष वर्ग दाढ़ी बनाते समय यदि टोटी बंद रखे, यानी कि नल का जो ऊपर का होता है ना घुमाने वाला, तो बहुत जल बचा सकते हैं। रसोई में जल की बाल्टी या टब में अगर बर्तन साफ कर ले तो बहुत से जल की बहुत बड़ी हानि रोकी जा सकती है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे डिटेल दिए हुए जो डेली लाइफ में हम लोग कर सकते हैं। दूसरा में और कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कपड़े धोते टाइम कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये सब आप खुद से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 7 पॉइंट, है ना। तो ये 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कम से कम 5 मिनट अपने भाषा में लिखना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे 5 से ज़्यादा लिखोगे तो और बेहतर है, लेकिन कम से कम 5 तो आपको याद रखने पड़ेगा। अगला है व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह से नवीकरणीय है वो बताना है। एक तरह से आपको यहाँ पे जल चक्र के बारे में बताना है। ठीक है, जल चक्र, जल चक्र क्या था आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा ही होगा कि क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ यूज करें, मतलब मान लेते हैं कि कहीं पे पानी है, ये मान लेते हैं ये समुद्र है। ठीक है, और ये हो गया स्थल। तो समुद्र से समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, जल चक्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर समुद्र है, समुद्र क्या करेगा, सूर्य की रोशनी में वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होकर के ये क्या करेगा, बादल बनाएगा, संघनन होगा। संघनन क्या होने के बाद ये हवा के कारण
धरातल पर जाएगा, धरातल पर जाकर के ये क्या करेगा, किसी कारण से बारिश करवाएगा। अब बारिश करवाने के बाद इसका जो पानी है वापस क्या हो जाएगा, नदियों तालाबों के जरिए, नदियों और झरनों के जरिए ये क्या हो जाएगा, वापस समुद्र में मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह का जल चक्र है। और एक तरह से क्या कर देख रहे हैं, जितना पानी आपने यूज किया था वो सारा सारा वापस से क्या हो गया, मिल गया। तो ये क्या है, एक तरह का नवीकरणीय संसाधन है। इसी के बारे में आपको बताना है। हालांकि नवीकरणीय संसाधन है, इसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पानी समुद्र में जाएंगे वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे खारे, है ना। खारे पानी का हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, जो कि एक तरह का प्रॉब्लम है। फिर भी देख लीजिएगा ये वाला आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले कौन कौन से लाभ है। जैसे कि पहला लाभ है कि बाढ़ जैसा कोई भी भयानक खतरा आएगा तो उसको रोकने में सहायक है। दूसरा, इससे विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरा, भूख और अकाल से लोगों को इसने बचाया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि भूख है, मतलब अकाल है, अकाल की स्थिति में क्या होता है, सूखा पड़ता है। सूखा पड़ेगा तो उस समय अगर हम बांध का प्रयोग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, सूखे से बच सकते हैं। सूखे से बचने के कारण हम भूख और अकाल से भी बच सकते हैं। फिर अगला है, घरेलू कामकाज और उद्योगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला क्या है, इसके आसपास के लोगों के लिए मनोरंजन का काम करता है। और मछली पालन, नौकायान के लिए भी ये क्या करता है, उपयोग में आ सकता है। ये हो गया इसका फायदा। अब इससे होने वाले नुकसान क्या क्या वो देख लीजिए। नुकसान ये है कि यह बांध बहुत सा आसपास का इलाका अपने जलाशयों और विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए घेर देता है, जो जिसके कारण वहाँ का जो जमीन है वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे होते हैं उन्हें बेघर भी होना पड़ता है, हटाना भी पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान और निवास को छोड़ना जल्दी नहीं चाहता। अब अगला पॉइंट है कि बाढ़ से नदी की सफाई बढ़ जाती है, जो जल में रहने वाले वनस्पति को हस्तांतरित करता है। समझ में नहीं आया, छोड़ दीजिए इसको। अगला पॉइंट जो है, बाढ़ निर्मित मैदान में बने जल भंडारों को वनस्पति डूब जाती है और मृदा बिगड़ जाती है। ऐसा समझिए कि अगर कोई क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे अगर हम पानी मतलब बांध बना रहे हैं तो वहाँ पे पानी बहुत बड़ी मात्रा में जमा होगा। वहाँ पे मौजूद जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो क्या होगा, वो डूब जाएगा वहाँ पर। और साथ ही साथ वहाँ नीचे जितना भी मृदा वो भी क्या हो जाएगी, वो भी विघटित हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट सही, ठीक है, इससे भी नुकसान हो रहा है। फिर अगला नुकसान क्या है कि अगर ये परियोजना लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी जमा होता है, जिसके कारण दबाव के कारण हो सकता है कि भूकंप आ जाए और ये टूट जाए, या फिर कि कोई आतंकवादी संगठन इसको तोड़ दे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हानियों में आता है। अगला देखते हैं, अगला क्या, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण के तरीका क्या क्या है, वो भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ लो। कि पश्चिमी भारत में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि प्रचलित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि छत वर्षा जल को पीवीसी पाइप द्वारा एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल को छान लिया जाता है। भूमिगत पाइप द्वारा इसको जल हाउस तक ले जाया जाता है, जहाँ से तुरंत प्रयोग में लाया जा सकता है, और जो भी बचा होगा उसको कुएं में ले जाएगा। ये भी प्रयोग, ये क्या है, एक प्राचीन तरीका। दूसरा क्या है, सिंधु घाटी के लोग कैसे यूज करते थे, तो वो लोग प्रत्येक घर में कुआं खोदा रखे थे, ठीक है। उसके अलावा एक विशाल स्नानागार यूज करते थे। ये भी पानी संरक्षण करने का एक तरीका था। फिर तमिलनाडु का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे पूरे राज्य के हर घर पर क्या है, छत वर्षा जल संग्रहण का धातु बनाना आवश्यक है, ठीक है। अगर नहीं बनाते हो तो इस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ पे मतलब यही हो रहा है कि अगर आपका घर है तो घर पे क्या होना चाहिए, ऐसा तरीका होना चाहिए कि यहाँ पे अगर बारिश हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रहा है तो इसका जो जल है वो जा करके पाइप के जरिए नीचे या तो किसी हौज में या फिर किसी कुएं में जमा हो, ठीक है। इस तरह की विधि को ही बोल रहा है यहाँ पे छत वर्षा जल संग्रहण विधि। फिर मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण यहाँ भी प्रचलित है, तो ऐसे देख सकते हो, है ना। फिर राजस्थान में और भी कुछ बताया, जैसे कि वहाँ पे उसके अलावा तालाब बनाए जा सकते, कुएं हैं, बावलियाँ हैं, नहरें हैं, ये सब का भी अवशेष मिलता है, ठीक है। तो ये सब भी यूज किया जाता था प्राचीन समय में। फिर राजस्थान में वही बता रहे कि अधिशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण कैसे होता था, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। फिर जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक, लगा लीजिए। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखिए और उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। आ सकता है लेकिन उतना ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। कौन कौन सा केवल नाम याद रख लीजिए मोटा मोटी।
दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी घाटी पे होगा। ठीक है, किसके आधार पे था बनाया गया, ये देश का पहला था। ठीक है, ये भी याद है कि बहुउद्देशीय परियोजना था जो कि भारत का पहला था, स्वतंत्र भारत का। ये अमेरिका के टेनेसी परियोजना के आधार पर बनाया गया था। और ये इस परियोजना में कौन कौन राज्य शामिल है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सेम सब चीज में कौन सा नदी पर है और कौन सा राज्य इसमें आता है। नागार्जुन सागर के लिए सेम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कौन सी नदी, कृष्णा नदी। भाखड़ा नागर कौन सी नदी, सतलज। क्षेत्र कौन सा है, तो पंजाब का ही। फिर इसका खास बात क्या है इसका, कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। फिर अगला क्या है, इंदिरा गांधी परियोजना कौन सा नदी, तो गंगा और सतलज। उसके पे उसी पे क्या बना है, हरिके बैराज। ठीक है, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। फिर हीराकुंड, ये कौन सी नदी पे, महानदी पर। कहाँ पर, तो उड़ीसा में। खास बात क्या है, खास बात यह है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। फिर अगला क्या है, नर्मदा घाट। नाम से पता चला नर्मदा है, तो कौन सी नदी पे होगा, नर्मदा नदी पर। क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो। अगला जो है वो है कृषि। कृषि का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कौन कौन सा। गहन कृषि क्या है, देख लेना है। रेशेदार फसल किसे कहते हैं, रोपण कृषि क्या है। लघुतरी में देखते हैं, ये सब का एक चार्ट बना लीजिए, चाय के लिए, मक्के के लिए, गेहूं के लिए, इन सब का एक चार्ट बना लीजिएगा। नहीं तो हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे बाद में। ठीक ठीक है, आगे देखिए। कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण क्या क्या है, तो क्या क्या कारण है, पारंपरिक तकनीक यानी पुराना तकनीक से अभी भी यूज हो रहा है। छोटा और जोतों का जो आकार है वो छोटा है। मानसून पर आधारित है, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, साख नहीं है, यानी कि इनको उधार नहीं मिलता ज्यादा। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है कृषि पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से अपनाए गए हैं। तो तरीका देखिए, पहला क्या है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। जमींदार के पास बहुत बड़े बड़े जमीन थे, उनसे छीन लिया गया और उनको काम भर कर दिया गया। यही तरीका इसमें अपनाया गया। दूसरा क्या है, छोटे क्षेत्रों की मतलब छोटे जोतों का चकबंदी या फिर छोटे खेतों का चकबंदी। चकबंदी का मतलब क्या है कि छोटा छोटा कई सारा मिला करके क्या करेगा, एक बड़ा क्षेत्र बना लेगा और उस पर हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं चकबंदी। हाइब्रिड बीजों का प्रयोग, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग मतलब HYV सीड्स, बचपन 9 क्लास में पढ़े थे है ना, HYV सीड्स का प्रयोग। ठीक है, फिर कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक यूज करें। खाद और उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई का सिंचाई परियोजनाओं में वृद्धि हो गई। और फिर क्या बोल रहा है कि कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग। सारा पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हो, समझ सकते हो सारा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा पॉइंट याद कर लीजिएगा। भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर क्या है, ये भी ठीक ठाक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, कपास के लिए भौगोलिक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये होता है चौथा चैप्टर खत्म। अगला जो चैप्टर है पांचवा, वो हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें, पार्ट 1 में इतना ही रहेगा। ठीक है।